नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। 40 खबरों का सिलसिला, आइए शुरू करते हैं। फेसबुक पर एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाती हैं और अखबार के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक राइट विंग के नफरत फैलाने वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं करता। कांग्रेस का आरोप है कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनकी दास जेएनयू में एबीवीपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पार्टी ने मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। नीति है कि ये ऐसे मैसेज अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि ये सूट करता है तो इसलिए उसका अलाउ कर रहे हैं, उनको उनके प्रति फेवर कर रहे हैं। और ये राहुल जी ने अकेले नहीं कहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो मॉनिटर कर रहे हैं अमेरिका की मीडिया, उसने पूरी तरह से कहा है कि हिंदुस्तान में ये बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस रोज एक नई कहानी गढ़ती है और लोग भी कांग्रेस नेता को समझने लगे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एक असफल नेता की खींच है। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है, आर्मी के चीफ जो हैं वो सड़क के गुंडे हैं। तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है, बाकी सब कुछ खराब है। फेसबुक को लेकर जारी विवाद के बीच कंपनी की एशिया में पॉलिसी डायरेक्टर अनकी दास को धमकी मिली है। अनकी दास ने इस बारे में दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। अनकी दास के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर पर कुछ लोग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और भद्दी और अश्लील कमेंट्स भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसी धमकियां उन पर फेसबुक की हेट स्पीच को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस का पालन नहीं करवाने के आरोप के बाद मिली हैं। इस बीच राहुल गांधी के आरोप पर फेसबुक ने कहा है कि वो सभी तरह के घृणा फैलाने वाले पोस्ट को प्रतिबंधित करते हैं। फेसबुक ने कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से सलाह के बिना अपनी नीतियों को विश्व स्तर पर लागू करते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का आरोप है कि ममता सरकार उनकी जासूसी करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजभवन को सर्विलांस पर रखा गया है। राज्यपाल ने चेतावनी दी कि वो जासूसी की जांच करा रहे हैं और दोषी को बख्शेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच कई बार टकराव हो चुका है, लेकिन जासूसी का गंभीर आरोप पहली बार सामने आया है। बीजेपी ने ममता सरकार को तानाशाह बताया है। देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही करीबन 57,981 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,47,000 के भी पार पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 50,921 तक पहुंच गई है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना से अब तक 19,19,842 लोग ठीक हो गए। रिकवरी रेट भी 72% से ज्यादा हो चुका है। इस बीच बिहार सरकार ने राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर काम तेजी से हो रहा है। डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण में क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसके लिए 2 अस्पतालों केईएम और BYL नायर हॉस्पिटल को चुना गया है। इन्हीं दोनों अस्पतालों में कोविशील्ड का ट्रायल किया जाएगा। इन दोनों की जगह लोगों में ट्रायल के लिए वॉलंटियर बनाने का तांता लग गया है। इन दोनों जगहों पर आपको बता दें कि देश भर के 17 इंस्टीट्यूट्स में कोरोना की इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। इस वैक्सीन पर काम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अब कोविड-19 को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल को एम्स प्रशासन ने आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया।
आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल 8 अगस्त को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना को मात देकर ठीक होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर खुद भी दी है। अर्जुन राम मेघवाल ने लिखा कि वो कोविड-19 से ठीक हो गए हैं और डॉक्टर्स की सलाह पर कुछ दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नीट और जेईई परीक्षा कराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन को हरी झंडी मिल गई है। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। याचिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित जेईई मेंस और एनईईटी यूजी परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि जेईई मेंस 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में कश्मीर पुलिस का एक और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। बारामूला में एक बाग में छिपे थे ये आतंकी और इन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ की एक जॉइंट टीम को निशाना बनाया। साथ ही पुलवामा में एक आईईडी ब्लास्ट की साजिश को भी सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आड़ लेके सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको फायरिंग कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए। हम लोग इसका मुंह तो जवाब देंगे। हम लोग अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। हम लोग को लगता है कि एलईटी ने अटैक किया है। हवाला मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक चार्ली पेंग पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी चार्ली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि वो न सिर्फ हवाला का कारोबार चला रहा था, बल्कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था। पुलिस को चार्ली पेंग के पास से फर्जी पासपोर्ट भी मिले थे। चार्ली पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, बाद में उसे जमानत मिल गई थी। और अब बात बाजार की, तो बाजार ने आज हफ्ते की शुरुआत बढ़त के साथ की है। निफ्टी करीब 70 पॉइंट चढ़कर 11,250 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 173 अंकों की तेजी के साथ 38,051 पर बंद हुआ। ऑटो और मेटल शेयरों में आज जमकर खरीदारी हुई। निफ्टी ऑटो आज 0.3% और मेटल इंडेक्स 2.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। आज सरकारी बैंकों और फार्मा शेयरों में बिकवाली रही। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जुलाई में 921 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये जून के मुकाबले 86% ज्यादा है। कोरोना महामारी के चलते निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा दिया है। इस साल अब तक गोल्ड ईटीएफ में 4,249 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। यह फंड फिजिकल गोल्ड में निवेश करता है। यह काफी लिक्विड निवेश है, क्योंकि निवेशक इसे एक्सचेंज पर कभी भी कारोबार अवधि के दौरान बेच सकता है। टैक्स पेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में हाई वैल्यू वाले लेन देन का ब्यौरा नहीं देना होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार का आईटीआर फॉर्म में किसी तरह के संशोधन पर विचार नहीं हो रहा है। दरअसल सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए हाई ट्रांजैक्शन की जानकारी देना जरूरी कर दिया है। सूत्रों का यह कहना है कि यह जानकारी टैक्स पेयर्स को नहीं देनी होगी, बल्कि वित्तीय संस्थान सरकार को देंगे। फिलहाल सरकार के पास इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी टैक्स पेयर्स को अपने रिटर्न में उच्च मूल्य वाले लेन देन का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी। बकाए एजीआर में राहत की उम्मीद कर रही टेलीकॉम कंपनियों को आज निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त तक के लिए टाल दी है। आज सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से कहा कि वो एजीआर बकाए के वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का समर्थन करेगी। कोर्ट ने संकेत दिया कि जो कंपनी स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर रही है उसे भी बकाया चुकाना चाहिए। आपको बता दें कि एजीआर के तौर पर वोडाफोन आइडिया को करीब 50,000 करोड़ और एयरटेल को करीब 26,000 करोड़ चुकाने हैं। ई कॉमर्स सेक्टर में अपनी मजबूत स्थिति को करने के लिए
रिलायंस इंडस्ट्रीज अर्बन लैडर और मिल्क बास्केट को खरीद सकती है। अर्बन लैडर ऑनलाइन फर्नीचर बेचने का कारोबार करती है, जबकि मिल्क बास्केट एक मिल्क डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। अर्बन लैडर की खरीदारी को लेकर RIL की बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यह बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। इस मामले से वाकिफ लोगों का कहना है कि यह डील $30 मिलियन के आसपास की हो सकती है। टाटा ग्रुप की ब्रिटिश सरकार के साथ राहत पैकेज को लेकर चल रही बातचीत फेल हो गई है। ऐसे में टाटा ग्रुप अब ब्रिटेन में JLR यानी जगुआर लैंड रोवर और स्टील प्लांट की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। कंपनी के एक पूर्व डायरेक्टर का कहना है कि दोनों कंपनियों का यूरोपियन ऑपरेशन पेरेंट कंपनी की वित्तीय स्थिति पर मुसीबत बन रहा है और जल्द ग्रुप किसी समाधान के साथ सामने आ सकता है। टाटा ग्रुप लंबे समय से ब्रिटेन का स्टील कारोबार बेचने का प्रयास कर रहा है। JLR की ब्रिटिश सब्सिडियरी को 2020 के पहले 6 महीनों में €1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस में अब टाटा सन्स भी शामिल हो गया है। पतंजलि, रिलायंस जियो, बायजूस अकेडमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 भी स्पॉन्सरशिप पाने की कतार में है। इन सभी कंपनियों ने BCCI के पास EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल कर दिए हैं। ब्रांड एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पॉन्सर का चयन सबसे ऊंची बोली के आधार पर नहीं होगा, बल्कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी देखी जाएगी। ऐसे में स्पॉन्सरशिप पाने की रेस में टाटा सन्स सबसे आगे है। स्टार्टअप्स के साथ दिक्कत है कि इनमें विदेशी निवेश लगा हुआ है, साथ ही इनकी ब्रांड इक्विटी भी काफी कम है। कोरोना संकट के चलते ग्रोथ को भारी झटका लगा है। अप्रैल जून तिमाही में देश की GDP में 16.5% की गिरावट आ सकती है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। पहले अप्रैल जून तिमाही की GDP में 20% गिरावट का अनुमान था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली तिमाही में कंपनियों के रेवेन्यू में अनुमान से कम गिरावट देखी गई है। कोरोना संकट दुनिया की सभी बड़ी इकोनॉमीज पर भारी पड़ रहा है। अप्रैल जून की तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में करीब 28% और इजराइल की अर्थव्यवस्था में करीब 29% की रिकॉर्ड गिरावट आई। जापान सरकार की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते कंजम्पशन और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अप्रैल जून तिमाही में जापान की GDP 27.8% घटी है। दूसरी ओर इजराइल की अर्थव्यवस्था में भी करीब 29% की भारी गिरावट आई है। इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से उपभोक्ता खर्च, व्यापार और निवेश सब पर असर पड़ा है। एयरलाइंस कंपनियों ने कोरोना में कमाई का नया जरिया निकाल लिया है। गो एयर और स्पाइस जेट से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको टिकट बुक करने के बाद सीट लेने के लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा। इसके बिना आप वेब चेक इन नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी सीट पाने के लिए 49 रुपए से लेकर 1999 यानी कि लगभग 2000 रुपए तक का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोरोना से पहले अगर आप आगे की या आपातकाल निकास की सीट या फिर विंडो सीट मांगते थे तो उसके लिए अलग से पैसे लगते थे, लेकिन बीच की सीटों के लिए कभी भी पैसे नहीं लगते थे। कोरोना में अब वेब चेक इन अनिवार्य हो गया है। ऐसे में जब आप इंटरनेट से वेब चेक इन करने जाएंगे तो आपको सीट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बिहार में जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को जेडीयू से निकाले जाने को दलित विरोधी बताया। इससे पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाल दिया था। विचारों का भया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जू उड़ने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। बेंगलुरु हिंसा मामले में अब कर्नाटक सरकार एक्शन में आ गई है। बेंगलुरु हिंसा में शामिल दंगाइयों से वसूली के लिए येदियुरप्पा सरकार यूपी की योगी सरकार के कदम पर चलने की तैयारी कर रही है।
दंगाइयों से नुकसान की भरपाई वसूली के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी। इसके साथ ही दंगों में शामिल एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर भी बैन लगाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में एक फेसबुक पोस्ट के बाद दंगाइयों ने शहर के एक इलाके में भारी तोड़फोड़ की। इसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई। जम्मू कश्मीर के 2 जिले में 4G इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। यह सेवा गांदरबल और उधमपुर में शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार के मुताबिक ट्रायल के तौर पर यह सर्विस 8 सितंबर तक के लिए शुरू की गई है। पोस्टपेड सर्विस पर ही 4G इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर इंटरनेट की स्पीड 2G ही रहेगी। गांदरबल कश्मीर का हिस्सा है, जबकि उधमपुर जिला जम्मू में आता है। राज्य में धारा 370 हटने के फैसले से एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त 2019 से 4G सेवाएं बंद थी। ब्रॉडबैंड और 2G सेवाएं जनवरी में दोबारा शुरू की गईं, लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रखा गया था। विकास दुबे कांड के बाद से कानपुर पुलिस सतर्क है। कानपुर आईजी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि वो किसी अपराधी के घर न जाएं, ना ही उनके साथ फोटो खिंचवाएं। कानपुर में विकास दुबे मामले के बाद पुलिस कर्मियों को नया निर्देश जारी किया गया है। लिखित आदेश में आईजी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी अपराधी के फैमिली फंक्शन में शिरकत नहीं करेगा, ना ही अपने यहां किसी को बुलाएगा। असम में एक बार फिर बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। राज्य के लखीमपुर जिले के सिंगारा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे 100 से ज्यादा मकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इस दौरान कुछ लोगों के लापता होने की भी खबरें हैं। पुलिस ने इलाके से 2 शव भी बरामद किए हैं। लोग ऊपरी इलाकों में फिलहाल शरण ले रहे हैं। टर्की में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने वहां के राष्ट्रपति निवास में फर्स्ट लेडी एमीन एर्दोगन से मुलाकात की। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में, जो कि हुबेर मेंशन है, यहां मुलाकात की गई, जिसे फर्स्ट लेडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। मुलाकात के बाद एमीन एर्दोगन ने ट्विटर पर आमिर के साथ फोटो शेयर करते हुए खुशी जाहिर की। आमिर ने अपनी इतनी खास फिल्म को तुर्की में शूट करने का फैसला किया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति को ने हाल ही में अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए एक ग्लोबल प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें ऑनलाइन तरीके से दुनिया भर के लोगों ने हिस्सा लिया। श्वेता ने बताया कि शनिवार को हुई इस प्रेयर मीट में दुनिया भर के 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सोशल मीडिया पर प्रेयर मीट के कुछ फोटोज शेयर करते हुए श्वेता ने कहा कि हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश साहस से पूछताछ की है। इससे पहले रितेश से 7 अगस्त को भी रिया के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। ईडी टीम ने रितेश से कुछ दस्तावेज भी मांगे थे, जिसे उसने आज पेश किया। रितेश से लगातार रिया चक्रवर्ती के फाइनेंस, इनकम और खर्चों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। यशराज फिल्म्स अपने संस्थापक यश चोपड़ा के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बेहद खास तैयारियां कर रही है। 27 सितंबर को उनकी 88वीं सालगिरह है। इस मौके पर उनके बेटे आदित्य चोपड़ा 7 से 9 फिल्मों की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अपने स्वर्गीय पिता को याद किए जाने वाले इन अनाउंसमेंट्स को आदि ने प्रोजेक्ट 50 का नाम दिया है। इन फिल्मों में कुछ की जानकारी जी बिजनेस ने आपको पहले ही दे दी थी, जिसमें शामिल है शाहरुख खान की पठान, सलमान खान की टाइगर पार्ट 3, विकी कौशल की कॉमेडी फिल्म और अजय देवगन के साथ पहला एक्शन फिल्म का एसोसिएशन। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा है कि धोनी के लिए कोई फेयरवेल मैच नहीं होगा। समाचार एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में राजीव शुक्ला ने कहा कि एमएस धोनी ने बीसीसीआई से कभी किसी फेयरवेल मैच के लिए नहीं कहा। जब उन्होंने खुद कुछ इस बारे में नहीं कहा है तो फिर किसी ऐसे मैच के आयोजन का सवाल ही नहीं उठता है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सचिन के 100 इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन धोनी का आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा।
और मैं इसके लिए शर्त लगाने को तैयार हूं। बता दें कि धोनी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास मैदान से लेना चाहिए था। इंजमाम का बयान उस वक्त आया जब आईपीएल 2020 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेनिंग सेशन के दौरान एमएस धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इंजमाम का कहना है कि जिस मैदान ने और फैंस ने उन्हें इतना सब कुछ दिया, उसी मैदान से विदाई लेनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने एमएस धोनी के संन्यास के तुरंत बाद उन्हें द 100 टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए खेलने का ऑफर दिया है। शेन वॉर्न चाहते हैं कि धोनी अगले साल द 100 में उनकी टीम लंदन स्पिरिट के लिए खेलें, जिस वक्त एमएस धोनी ने अपने संन्यास का ऐलान किया। शेन वॉर्न उस वक्त इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे थे। शेन वॉर्न ने कहा कि देखने वाली बात यह होगी कि धोनी उनकी टीम में खेलते हैं या नहीं। बता दें कि शेन वॉर्न लंदन स्पिरिट टीम के कोच हैं। स्पेन का फुटबॉल क्लब सेविला रिकॉर्ड 6ठी बार यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचा है। उसने रविवार को हुए सेमीफाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हराया। इस हार के साथ ही यूनाइटेड किसी एक सीजन में 3 अलग अलग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हारने वाला पहला इंग्लिश क्लब बन गया है। सेविला ने 2016 में यूरोपा लीग का खिताब जीता था। स्पेनिश क्लब ने चैंपियनशिप के इतिहास में रिकॉर्ड 41वां मैच जीता। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।